इसका भाई क्या नाम है? राजू। हाँ राजू ही था। ठीक है, तो वो दोनों हमेशा साथ रहते थे, सुंदरू और वो, हाँ, उनकी जोड़ी थी। उन्होंने वो कोठारे में दोनों ने साथ किया था। हाँ। फिर ये थोड़ा सा ये रहता था एकदम, हमारे से तो बहुत छोटा था, नाम मैं भूल गया उसका, थोड़ा बदमाशी में रहता था, एक छोटा सा लड़का था इधर ही, इधर ही आसपास में, शायद इंदर ही नाम था शायद। हाँ हाँ गोरा सा था। नाम है भूरी दास। हाँ, हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ अपने सभी दर्शकों के प्रति। और इस टाइम मैं बैठा हूँ पश्चिमी विनोदनगर, वेस्ट विनोदनगर, जो कि दिल्ली विधानसभा की बहुत हॉट सीटों में से आती है, जहाँ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 3 बार चुनाव जीते हैं और एक बार 30,000 वोटों से जीते हैं, और पिछली बार मात्र 3,000 वोटों से जीत करके बड़ी मुश्किल से जो है विधानसभा में पहुंचे। तो दोस्तों, यदि आपको याद होगा पिछली विधानसभा का सीन, यदि आपको याद होगा, तो आम आदमी जो कि पिछली बार भी 62 सीटें जीत करके आई थी, और उनका विजय का जश्न रुका हुआ था, और उनका विजय का जश्न जिस कारण से रुका हुआ था, जिस व्यक्ति के कारण से रुका हुआ था, उसी व्यक्तित्व के साथ हम बैठे हैं रवि नेगी जी के साथ। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करता हूं रवि जी नमस्कार। मैं आपका। और सबसे पहले तो मुझे पूरी उम्मीद है और आशा है और विश्वास है कि अब की बार भी पार्टी आपको इस विधानसभा से जो है अपना उम्मीदवार बनाएगी। जैसा मैंने अभी कुछ लोगों से बात की है विरोधनगर में, जो और भी लोगों से बात की है, तो लोग आपकी काफ़ी प्रशंसा करते हैं, हमेशा जनता के बीच में आप रहते आए हैं, और पिछले 5 सालों में जो आपने यहाँ पर छवि गढ़ी है, उससे क्या लगता है कि जो पिछली बार जो कमी रह गई थी वो पूरी हो जाएगी? बिल्कुल, इस बार अगर संगठन ने पिछली बार भी हम संगठन की ताकत से लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल की ताकत से हम इतनी बड़ी टक्कर दी इतने बड़े आदमी को हमने। जी जी और जी। इस बार भी अगर संगठन मौका देगा, मुझे लगता है कि इस बार हम रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक जीत यहाँ दर्ज कराएंगे, क्योंकि पिछली बार ही लगभग 3,000 वोट से हम हारे, और इतना बड़ा आदमी डिप्टी सीएम और 18 मंत्रालय के मालिक, बहुत सारे मंत्रालय थे उनके पास, और शिक्षा मॉडल पे चुनाव लड़ा जा रहा था पूरे देश में। और पर वो शिक्षा मॉडल दिल्ली के 55गंज में धाराशायी हो गया, जी जी और जबकि सीएम हारते हारते रगड़ते रगड़ते जीता। जी जी। तो ये जो रवि जी, जो शराब घोटाला जो निकल करके आया, कहीं इसमें घोटाले की बू तो आती ही है कि यदि नीति यदि सही होती तो वापस ही क्यों लेते। तो इससे जो है कितना बड़ा डंट लगा है आम आदमी पार्टी की छवि पे, और व्यक्तिगत रूप से मनीष सिसोदिया की छवि को, कि लगभग आपने जो है, मतलब लोग ऐसा ये नहीं कह रहे हैं कि वो छोड़ के चले गए, लोग कह रहे हैं कि उनको खदेड़ के भगा दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, जो शिक्षा मॉडल लेकर शिक्षा मॉडल की बात करते थे, जिन्होंने वादा किया था बच्चों के हाथ में किताब पकड़ाएंगे, पर वही पहली बार देश के इतिहास में पहली बार हुआ, जो शिक्षा मंत्री है वही एक तरफ शिक्षा मंत्री और दूसरा शराब मंत्री, मतलब जी जी दोनों जी मंत्रालय एक साथ। ये बड़ा मतलब बड़ी आश्चर्यजनक वाली बात हुई, जिस शिक्षा मंत्री ने कहा था कि बच्चों के हाथ में किताबें दूंगा, और उसी ने बच्चों के हाथ में शराब की बोतलें पकड़ा दी। जी जी और जी एक बोतल का हिसाब 3 बोतल का जो नंगा नाच दिल्ली ने देखा, जी जिस जी जी प्रकार घर के चिराग उजड़े, लोगों का सुहाग उजड़े, और चारों तरफ शराब के ठेकों का जो मंजर इन्होंने लगा दिया, इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी। स्कूल के आगे शराब के ठेके, मंदिर के आगे, मस्जिद के आगे, सब शराब के ठेके इन्होंने। और तो और बुनियादी चीज जो पानी होती है, जी वो जी जी पानी तक मुहैया नहीं करा पाए हैं। पिछले 12 साल में 55गंज के 40% घरों में पानी नहीं आता साफ पीने का, जी 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 और 60% में भी आता है तो उनमें भी पानी कभी आता है कभी नहीं आता। तो जी आज जी जी पानी 55गंज प्यासी है। दूसरा, सीवर सारे ओवरफ्लो हैं, टॉयलेट बह रही है जगह जगह। जी 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 कोई सीवरेज की कोई कोई परमानेंट समस्या इन्होंने निदान नहीं करा। दूसरी बात, डिप्टी सीएम रहने के बाद भी कोई यहाँ पे मल्टी पार्किंग नहीं बनाई, कोई जी कम्युनिटी हॉल नहीं बनाया, कोई बच्चों के लिए लाइब्रेरी नहीं बनाई। जी 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 और ये जबकि चाहते तो बहुत सुंदर कर सकते थे, कोई पार्क डेवलप नहीं कर रहा इन्होंने किसी जी जी प्रकार जी का। पर चारों तरफ बद हालत है, सड़कें टूटी फूटी। और सबसे मजे की बात, आप मैं तो 55गंज की, मैं दिल्ली की बात करता हूँ। जी जी 12 साल इनकी सत्ता रही, जी जी 12 जी साल में कोई नया स्कूल इन्होंने नहीं बनाया, कोई नया कॉलेज इन्होंने नहीं बनाया,
नया हॉस्पिटल नहीं बनाया। जब आपने कुछ करा ही नहीं तो जनता आपको किस और करा क्या आपने? आपने शराब के ठेके खोल दिए। जब दिल्ली में कोरोना टाइम पे जब राशन जरूरत थी लोगों को, आम जनता को, तो उस टाइम आप शराब की बोतलें बांट रहे थे। जी जी जी। शराब की पॉलिसी बना रहे थे, ये कह रहे थे कि शराब की पॉलिसी बनाकर कहाँ कहाँ खोलेंगे ठेका, ये आप तैयार कर रहे थे। लोग वैक्सीन के लिए तरस रहे थे, लोग खाने के लिए तरस रहे थे और इस शराब की बोतलें बांट रहे थे। मुझे लगता है कि जनता समझ चुकी है, और खासकर पचपड़गंज है, पचपड़गंज में इनको पता था कि इनका हारना तय है। पिछली बार रगड़ करके जीते, तो इस बार इसलिए वो भगोड़ा साबित हो गए और पचपड़गंज के जनता को पीठ दिखाकर चले गए यहाँ से। जी रवि जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने जैसे नोटिस किया होगा कि कुछ समय पहले उन्होंने महिला सम्मान योजना जो कि 1,000 रुपये की थी, जिसको बढ़ा करके उन्होंने जो है अचानक से अभी दो दिन पहले जो है 2,100 रुपये का कर दिया। तो ये जो बढ़ोतरी 1,100 रुपये की उन्होंने ऑल ऑफ सडन की है, तो ये कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के अंदर हार का हड़कंप मचा हुआ है क्या? ये देखो, ये तो अपनी हार मान चुके हैं। जिनका डिप्टी सीएम को अपनी सीट चेंज करके भागना पड़ रहा है, 3 बार का विधायक है, जी तो मुझे लगता है कि हार मान ली इन्होंने, तभी तो सीट चेंज कर रहा है आदमी। अगर उन्होंने काम किया होता क्षेत्र में तो लड़ते ना दोबारा यहाँ से। हाँ, मैं भी सबसे यही कह रहा था कि यदि किसी जनप्रतिनिधि ने जो कि दावा करता है कि उसने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा और जबरदस्त काम किया है, तो उसको जो है अपना चुनाव क्षेत्र छोड़ के भागने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? तो साफ जाहिर है कि इन्होंने कोई काम नहीं करा। और दूसरी बात रही 1,000 रुपए की बात, जो 11,000 रुपए आपने बताए, आप ये बताइए 12 साल से इनकी सत्ता है, तो अब जब चुनाव के 5 दिन बाद दिल्ली में 4 सीटें लगने वाली है, तब ध्यान आ रहा है इनको 1,000 रुपए देने की, 11 मतलब 2,100 रुपए देने की बात, या 1,000 रुपए देने की बात। जी जी जी। और आज पंजाब में इन्होंने वादा करा, पंजाब की महिलाएं आज ढूंढ रही है इनको कब देंगे 1,000 रुपए। पंजाब में 2 साल हो गए सरकार को, आज तक वहां तो आप 1,000 रुपए दे नहीं पाए। और दिल्ली में लोकसभा चुनाव में आपने फॉर्म भरवाए लोगों से कि 1,000 रुपए देंगे हर महिला को, वो आज तक 1,000 रुपए नहीं आए। और ऊपर से झूठ बोले जा रहा है लोगों को। अगर सत्ता तुम्हारी है और उसके बाद तुम कहते हो, जब तुमने लोकसभा में फॉर्म भरवाए लोगों को, जब लोगों ने कहा तुम्हें कि 1,000 रुपए दो, आपने कहा एलजी साहब ने रोक दी फाइल, तो उसके बाद फिर आप कह रहे हो हम 2,100 देंगे। उसके बाद जब गलती से अगर सरकार आपके आ गई, फिर आप कहते हो एलजी साहब ने फाइल रोक दी। जी जी जी। जब एलजी साहब और मोदी साहब आपको काम करने दे ही नहीं रहे दिल्ली में, तो आपको सत्ता में क्यों लाए जनता? इसका जवाब केजरीवाल दे, क्यों लाए सत्ता? शीश महल के बारे में कुछ बोलेंगे? शीश महल, मैंने फिर कहा, जब कोरोना काल में जब एक रोटी के लिए मोहताज थे लोग बाग, तो उस टाइम इनकी धर्म पत्नी सुनीता जी 8 करोड़ के पर्दे खरीद रही थी। जी जी जी। जब लोग बाग एक वक्त की रोटी का जुगाड़ कर रहा था, तो अपने घर में 5 लाख का कम्बोर्ड लगा रहे थे ये लोग, कि कम्बोर्ड सुबह किस कम्बोर्ड में जाएंगे। ये ऐसे हाल थे। जब लोगों के पास वैक्सीन नहीं थी, लोगों के पास राशन नहीं था, उस टाइम इटालियन मार्बल लग रहा था 2-2 करोड़ का। अपने आप को आम आदमी बताने वाला व्यक्ति 46 करोड़ के शीश महल में रह रहा था। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी आज की डेट में, जो अरविंद केजरीवाल ने सपने दिखाए, अपने आप को आम आदमी बताया, गरीबों का मसीहा बताया, वो कहीं ना कहीं आज की डेट में आम आदमी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और मैं साथ में ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो, यदि मान लीजिए पार्टी आपको खड़ा करती है, तो अवध ओझा को यहाँ से पिच किया गया है, इतनी कठिन सीट के ऊपर जो है, अवध ओझा का क्या हश्र होने वाला है? अवध ओझा की हम इज्जत करते हैं, वो गुरुजी है, वो पढ़ाया उन्होंने बच्चों को, भविष्य बनाया बच्चों का। पर अपने जो व्यक्ति अपने गले की घंटी अवध ओझा पर डाल गए, तो मुझे लगता है कि अवध ओझा का भी हश्र वही होने वाला है जो सिसोदिया जी का हश्र हुआ। सिसोदिया जी सीट छोड़ के भाग गए, इनको हारना पड़ेगा। क्योंकि जनता भारी व्यक्ति को नहीं चाहती। जनता चाहती है कि मेरा जो विधायक है वो मेरे को लोकल आदमी मिले, और जिसके घर में रात को 12 बजे भी जा सकूं। सिसोदिया ये भी 17 कोठी में रहता था, और अवध ओझा का ठोर ठिकाना नहीं है, उनका घर ही नहीं है यहाँ पे। तो मुझे लगता है बाहरी व्यक्ति को पचपड़गंज की जनता अपनाने वाली नहीं है। और अवध ओझा का तो बलि का बकरा मुझे लग रहा बनाया है इन लोगों ने, और वो गुरुजी को शायद बहुत मुश्किल हो जाएगी। रवि जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अवध ओझा क्लेम करते हैं कि वो शिक्षाविद हैं। वो तो कभी किसी कॉलेज में लेक्चर प्रोफेसर वो नहीं रहे, वो तो कोचिंग के कारोबार है, शिक्षा के कारोबारी हैं। उनको जो है शिक्षाविद बोलना क्या सही है? भाई अगर आप कह रहे हो कि मैं शिक्षा के मामले में मेरे से बहस, कोई भी आगे बात कर लो, कोई भी डिबेट कर लो, मैं अवध ओझा से पूछना चाहता हूँ कि आप अगर शिक्षा की बात करते हैं, तो आप जो बच्चों को आपने IAS के बच्चों को पढ़ाया,
आप बताओ, आपको आपने फ्री कितने बच्चों को पढ़ाया? आप लाखों रुपए मोटी मोटी फीस वसूलते हैं बच्चों से। एक बच्चे से 3-3, 4-4 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए लिए जाते हैं। आपने व्यापार बनाया, आपने शिक्षा को कारोबार बनाया, और यूट्यूब में आप फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आप मनगढ़ंत बातें लोगों को गढ़ते हो। कभी आप औरंगजेब को महान बता देते हो। वो औरंगजेब जिन्होंने गुरु तेग बहादुर और गुरु तेग बहादुर जी की गर्दन काटी, और गुरु गोविंद सिंह के साहबजादे को दीवार में चिरवा दिया, जिन्होंने हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए। ऐसे औरंगजेब लोगों की आप तारीफ करते हो, हिंदू विरोधी आप खुद हो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने व्यापार बनाया, और लोग व्यापार को अपनाने वाली नहीं है। अगर आपके अंदर सही में पढ़ाई करने का कुछ होता तो आप बढ़ाते ना, निःशुल्क बच्चों को आईएएस बनाते ना। आप मुझे 5 बच्चे आईएएस बता दीजिए जिनको आपने निःशुल्क पढ़ाया और वो आईएएस बन गए। 5 बच्चे बता दीजिए आप। आखिरी प्रश्न, आपके ऊपर जो आपके विरोधी जो है एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं, और आज भी जो एक बड़ा यूट्यूब चैनल है न्यूज़ लॉन्ड्री, उसने एक पूरा प्रोग्राम किया है आपके ऊपर और बताया है कि रवि नेगी जो है मुस्लिमों में दहशत डालने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? भाई ओवैसी हैदराबाद से क्या फूल बरसाता है? जी वो भी तो हिंदुओं को गाली देते हैं। जी आए दिन मोदी जी को गाली देते हैं, योगी जी को गाली देते हैं, जी और हमेशा मुस्लिम करते हैं। जी है ना? वो अपने धर्म को निभा रहे हैं। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी अपने धर्म को निभा रहा हूँ। अगर मैं हिंदू कर रहा हूँ, मैं अपने धर्म को बढ़ा रहा हूँ ना। मुझे दिक्कत क्या है लोगों को? मैं किसी धर्म को गाली थोड़ी दे रहा हूँ। मैंने किसी मुस्लिम को गाली दी हो, मैंने कुछ बोला हो, देखा है आपने वीडियो, है ना? मैं अपने धर्म को बढ़ा रहा हूँ। मेरा धर्म है भाई, मैं हिंदू धर्म से आता हूँ, सनातनी हूँ। मेरे को गर्व है मैं इस धर्म में पैदा हुआ हूँ, स्कूल में पैदा हुआ हूँ। मैं अपने धर्म को बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, लोगों को बोल रहा हूँ कि आप क्या नाम है, आप हिंदुत्व की बात करिए, देश में सिर्फ हिंदू की बात होगी। क्या गलत है इसमें? अगर मैं किसी को कह रहा हूँ आप हिंदू हो, अपने भगवा झंडा लगा लीजिए, तो कौन से गुनाह कर दिया? जी। अगर मैं हिंदुत्व की बात ना करूँ, आज देश का दुर्भाग्य देखिए आप। पूरे वर्ल्ड में 59 देश मुसलमानों के हैं, मुस्लिमों के, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं, इसलिए 59 देश है उनके। जी। और हमारे भारत में सेकुलर जैसे लोग हैं, जो ढोंगी लोग हैं, जो सेकुलर की बात करते हैं। आज 29 राज्यों में 9 राज्यों में मुस्लिम हो चुके, 20 राज्यों में सिर्फ हिंदू बचे हुए। तो ये सोचने का विषय है। हम सेकुलर की बात करते हैं और सेकुलर के आड़ में वो लोग, उनकी संख्या बढ़ते जा रही है। पाकिस्तान दिया था उनको। जी भाई आज पाकिस्तान में हिंदू भी गए थे 22%, हिंदू 1% रह गए वहां पे। जी। और यहाँ पे 2% मुसलमान थे, आज 20% मुसलमान हो गए। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने धर्म की बात कर रहे हैं, तो हम अपने धर्म की लड़ाई, हमने धर्म के लोगों को जगा रहे हैं। हमारी किसी धर्म से, विशेष जाति से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। जी। बस आखिरी जो है प्रश्न, मुझे पता है कि आपको प्रवास के लिए जो है निकलना है। अभी जो बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर जो, मैं तो कहूँगा अत्याचार नहीं, नरसंहार हो रहा है, इसके ऊपर कुछ आपके क्या विचार हैं? हमने फिर कहा 92 में जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, जो आधी रात को जब अजान लगी, जब रात को अजान लगी मस्जिदों से, और बोला कि अपना घर छोड़ जाओ और अपनी बहन बेटी को यहाँ छोड़ जाओ, अपना घर छोड़ के भागो और अपनी बहन बेटी को यहाँ छोड़ जाओ, और बोला कि या तो मुस्लिम कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो उनके साथ रेप हुआ। और जो घर जलाए, जो मंदिर जलाए, और जो बहनों के साथ बलात्कार हुआ, और उसकी मूवी आई कश्मीर फाइल, और कश्मीर फाइल में दिखाया सारा चित्रण। और उसके बाद केजरीवाल जैसा व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, कहता है इस मूवी को यूट्यूब में डाल दो और देख लो। मतलब मजाक उड़ाता कश्मीरी पंडितों का। और जो सेकुलर लोग हैं हमारे देश में, वो भी कहते हैं कि 92 में कुछ हुआ ही नहीं। मैं उन सेकुलरों को पूछना चाहता हूं कि 92 में अगर तुमने देखा नहीं, तो आज 2024 में देख लो ना, वहां पे बांग्लादेश में देख लो, सेम कंडीशन है। बांग्लादेश में सेम बलात्कार हो रहा है बहनों के साथ, हिंदुओं के साथ। सेम घर जलाए जा रहे, सेम मंदिर जलाए जा रहे। और आने वाले 20 साल बाद फिर मूवी आएगी कि बांग्लादेश फाइल, तब आप कहोगे अरे यार हमने तो देखा था। पर आज कश्मीर फाइल को कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता। सेकुलर लोग कहते नहीं हुआ ऐसा कुछ। तो ये सबको समझना पड़ेगा। हिंदू समझ रहा है और हिंदू एक भी हो रहा है। अब हिंदू को जग भी रहा है और जागना भी चाहिए हिंदू को। जी। तो ये थे रवि नेगी जी, और हमने सुना उनके विचार सुने। अभी उनको प्रवास के लिए जो है निकलना है, और
यदि आपको ये बातचीत, ये कवरेज अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको लगा कि हमने जो रवि जी से बातें की उस बातों के ऊपर आपको भी कुछ लिख देना चाहिए तो लिख दीजिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और ऑल द बेस्ट ये जो आने वाले जो है चुनावी कंटेस्ट के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके सर।